विनायक दामोदर सावरकर भारतीय इतिहास का एक ऐसा नाम, एक ऐसी शख्सियत जिनकी कहानी कह सकते हैं कई पड़तों और विरोधाभासों से भरी हुई है। आज हम उन्हीं की इस यात्रा को समझने की कोशिश करेंगे। तो सावरकर थे कौन? एक महान क्रांतिकारी, एक कैदी, या एक समाज सुधारक, या फिर एक विवादास्पद विचारक? असल में ये सारे लेबल उन पर लगते रहे हैं। तो सच क्या है? आइए उनके जीवन की कहानी में उतरकर इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं, उनके शुरुआती सालों से, उन घटनाओं से जिन्होंने एक साधारण लड़के के मन में क्रांति की आग जलाई। ये कुछ ऐसे पल हैं जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। सोचिए, सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने हिंदू विरोधी दंगों में अपना घर जलते हुए देखा। इस घटना ने उनके मन पर एक गहरी छाप छोड़ी। फिर जब चापेकर बंधुओं को फांसी दी गई तो उनके बलिदान ने उस चिंगारी को और हवा दी, और इसी सब का नतीजा था 1904 में अभिनव भारत की स्थापना, एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन। अब ये जो अभिनव भारत था, ये कोई डिबेटिंग क्लब नहीं था। इसका मिशन एकदम साफ था, बिल्कुल क्लियर। राष्ट्रवादी चेतना फैलाना, हाँ, लेकिन साथ ही युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देना। तैयारी किस बात की? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की। मतलब एक तरह से ये एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने की कोशिश थी, एक पूरी क्रांति के लिए। अब कहानी पुणे से निकलकर पहुंचती है सीधा लंदन। जी हां, सावरकर अपनी लड़ाई को दुश्मन के घर तक ले गए, ब्रिटिश साम्राज्य के बिल्कुल दिल में। और लंदन पहुंचकर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उन्होंने एक किताब लिखी, 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। ये वो किताब थी जिसने इतिहास को देखने का नजरिया ही पलट कर रख दिया। अंग्रेज जिसे महज एक सिपाही विद्रोह या सिपॉय म्यूटिनी कहते थे, सावरकर ने उसे एक नया नाम दिया, एक नई पहचान दी, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये सोच बदलने वाली बात थी, एक वैचारिक क्रांति। देखते ही देखते ये किताब क्रांतिकारियों के लिए गीता जैसी बन गई, और सावरकर ब्रिटिश हुकूमत की नज़रों में सबसे बड़े दुश्मनों में से एक। और फिर कहानी ने एक तेज मोड़ लिया। नासिक में कलेक्टर A.M. जैक्सन की हत्या हो जाती है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि हत्या में इस्तेमाल हुए हथियार अभिनव भारत के हैं, और इसके तार सीधे जुड़ रहे थे लंदन में बैठे सावरकर से। अब ब्रिटिश सरकार के लिए सारे शक यकीन में बदल चुके थे। और फिर वो दिन आया, 13 मार्च 1910, जब उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो एक और फिल्मी किस्सा शुरू होता है। जब उन्हें जहाज से भारत लाया जा रहा था तो फ्रांस के मार्सिल्स बंदरगाह के पास उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो जहाज के एक छोटे से पोर्ट होल से किसी तरह बाहर निकले और सीधे समंदर में कूद गए। तैरकर फ्रांस के तट तक पहुंच भी गए, लेकिन किस्मत देखिए, उन्हें अवैध तरीके से पकड़कर वापस अंग्रेजों को सौंप दिया गया। भले ही ये कोशिश नाकाम रही, पर इस एक छलांग ने सावरकर को किंवदंतियों में शामिल कर दिया। और इस गिरफ्तारी के बाद शुरू हुआ उनकी जिंदगी का सबसे भयानक, सबसे क्रूर दौर, 50 साल का नरक। सजा सुनाई गई 50 साल, एक नहीं, दो आजीवन कारावास। जगह अंडमान की कुख्यात सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। यह सजा किसी भी इंसान का हौसला तोड़ने के लिए काफी थी, हमेशा के लिए। काला पानी में जिंदगी कैसी थी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। छोटी छोटी कोठरियों में अकेले बंद, तेल निकालने वाले कोल्हू में बैलों की जगह इंसानों को जोतना, रोज मार पिटाई, गालियां, शारीरिक और मानसिक हर तरह की यातना। लेकिन इस अंधेरे में भी सावरकर का मन नहीं टूटा। जब लिखने के लिए कागज कलम छीना गया तो उन्होंने कील और कांटों से जेल की दीवारों पर ही कविताएं लिखनी शुरू कर दी। अब आते हैं उनके जीवन के सबसे विवादित हिस्से पर, उनकी दया याचिकाएं, यानी मर्सी पिटिशंस। इस पर दो तरह की बातें होती हैं। कुछ लोग इसे एक तरह का सरेंडर या आत्मसमर्पण मानते हैं। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि ये एक राजनीतिक चाल थी, एक स्ट्रैटेजी थी कि किसी भी तरह जेल से बाहर निकलो और फिर से आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो जाओ, जैसा कि उस दौर में कई क्रांतिकारी किया करते थे। खैर, जेल से रिहाई तो हुई, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्हें रत्नागिरी में नजरबंद कर दिया गया, और यहीं से सावरकर का एक नया रूप सामने आता है, एक क्रांतिकारी से एक समाज सुधारक और विचारक का। रत्नागिरी में रहते हुए उन्होंने समाज की कुरीतियों पर जोरदार हमला बोला।
उनका साफ कहना था कि जातिगत भेदभाव हमारे लिए अंग्रेजों से भी बड़ा दुश्मन है। ये शब्द बताते हैं कि वो छुआछूत और जाति-पाति को देश की एकता के लिए कितना बड़ा खतरा समझते थे। और ये सिर्फ बातें नहीं थीं। इसी नज़रबंदी के दौरान उन्होंने हिंदुत्व, हु इज़ अ हिंदू जैसी अपनी सबसे अहम किताब लिखी, और इससे भी बढ़कर उन्होंने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर बनवाया, एक ऐसा मंदिर जिसका दरवाज़ा हर जाति के लिए खुला था। सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा होगा। आखिरकार 26 साल की कैद के बाद 1937 में उन्हें पूरी तरह से आज़ाद कर दिया गया। तो ये हिंदुत्व आखिर था क्या? देखिए, जैसा कि स्रोत बताते हैं, सावरकर के लिए ये कोई धार्मिक या रिलीजियस टर्म नहीं था। ये एक सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान थी। मतलब कोई भी व्यक्ति जो भारत को अपनी पितृभूमि यानी फादरलैंड और पुण्य भूमि यानी होली लैंड मानता हो, वो इस राष्ट्र का हिस्सा है, वो हिंदू है। रिहाई के बाद सावरकर ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। ये उनके जीवन का आखिरी और शायद सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से सक्रिय दौर था। दूसरा विश्व युद्ध छिड़ा तो स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई बहस शुरू हो गई। एक तरफ कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और युद्ध का बहिष्कार किया। वहीं सावरकर का नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा, हिंदुओं का सैन्यीकरण करो। उनका मानना था कि ये एक मौका है भारतीयों के लिए अंग्रेजों की सेना में भर्ती होकर मॉडर्न मिलिट्री ट्रेनिंग लेने का। उनका तर्क सीधा था कि यही प्रशिक्षित सैनिक आज़ादी के बाद भारत की अपनी सेना की नींव बनेंगे। फिर आया वो दौर जो उनकी विरासत पर सबसे बड़ा दाग छोड़ गया, गांधी जी की हत्या का मुकदमा। सावरकर को इस हत्याकांड की साजिश में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। वो इस केस में अभियुक्त थे, मुकदमा चला, लेकिन आखिर में अदालत ने क्या कहा? अदालत ने पाया कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है और उन्हें इस मामले से बरी कर दिया गया, दोषमुक्त। जीवन के आखिरी पड़ाव पर पहुंचकर उन्होंने एक असाधारण फैसला लिया। उन्होंने ऐलान किया कि उनके जीवन का मिशन अब पूरा हो चुका है, और इसके बाद उन्होंने अपनी इच्छा से खाना पीना छोड़ दिया। इस प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया आत्मर्पण, और 26 फरवरी 1966 को उन्होंने देह त्याग दी। तो आखिर में सावरकर की विरासत है क्या? इसे किसी एक शब्द में समेटना नामुमकिन है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ उनकी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, तो दूसरी तरफ जातिवाद के खिलाफ उनके जबरदस्त सामाजिक सुधार, और फिर है उनकी राजनीतिक विचारधारा, हिंदुत्व की वो परिभाषा जो आज भी भारतीय राजनीति के केंद्र में है। और यही बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है कि कैसे एक ही इंसान की जिंदगी में इतने सारे रंग, इतने सारे विरोधाभास एक साथ हो सकते हैं। एक स्वतंत्रता सेनानी, एक कैदी, एक समाज सुधारक, और साथ ही एक ऐसा व्यक्तित्व जिस पर इतने गहरे विवाद हों। शायद यही सवाल सावरकर की विरासत को हमेशा जिंदा रखेगा और हमें इतिहास की जटिलताओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता रहेगा।